मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of PGT Sociology, we will discuss about historical factors, cultural differences, religious intolerances और सांप्रदायिकता के और भी बहुत से कारण जैसे कि भौगोलिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांप्रदायिक संगठन, राजनीतिक स्वार्थ, उसके साथ ही साथ आत्मसातकरणवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिशोधपूर्ण, पृथकतावादी, प्रथावादी, इस तरह से हमने चर्चा की। आज हम बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता। हिंदुस्तान पर 10वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए थे। प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने धार्मिक जिहाद, लूटपाट करने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रथम मुस्लिम सुल्तान बनने के साथ ही भारत में इस्लामी शासन का दौर प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आने तक सुल्तानों, मुग़लों ने धर्म परिवर्तन, जिहाद, मंदिर विध्वंस के माध्यम से धार्मिक विद्वेष को खूब बढ़ाया। वस्तुतः वास्तविक स्वरूप में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी शासन की विरासत है। आज हमारे धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक आदर्श के लिए धार्मिक कट्टरतावाद और धार्मिक विसमरसता सबसे बड़ा खतरा है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार विपिन चंद्र के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही ऊपर की ओर से एकता की नीति अपनाई, जिसके तहत मुस्लिम अभिजन वर्ग को ही पार्टी से जोड़ा गया। मुस्लिम आम जनता को इस अभिजन मुसलमानों के भरोसे छोड़ दिया गया, लेकिन यह उपागम साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित नहीं कर पाया। अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो नीति और तथाकथित राष्ट्रीयता नेताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं ने धार्मिक विसमरसता के चरम तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगों में 1947 लगभग 2 लाख व्यक्तियों की जानें गई, जबकि 65 लाख हिंदू, मुसलमान और सिख विस्थापित हो गए और वो शरणार्थी बन गए। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम विद्वेष के कुछ पेचीदा कारक हैं, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर विध्वंस और जबरन धर्म परिवर्तन, अंग्रेज़ों द्वारा स्वार्थपूर्ण तरीके से मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन, स्वतंत्रता के पश्चात भी देश के मुसलमानों का मुख्य धारा से विमुख रहना, पाक अफ़गानिस्तान के कट्टरवाद का भारतीय मुसलमानों पर प्रभाव, मुस्लिम अभिजनों द्वारा आम मुसलमानों को अपने राजनीतिक धार्मिक स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल करना और हिंदू कट्टरवादियों द्वारा उक्त मुस्लिम अलगाववाद को राष्ट्रीयता के लिए खतरे के रूप में प्रचारित करना, विभिन्न हिंदू और मुस्लिम कट्टरवादी संगठनों द्वारा दुष्प्रचार, समकालीन स्थितियों में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और अमेरिका पर आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप अफ़गानिस्तान पर युद्ध के बारे में भारतीय मुसलमानों द्वारा राष्ट्र विरोधी प्रतिक्रियाएं हिंदू मुस्लिम विद्वेष को बढ़ाने में सहयोग करती है और प्रत्येक भारतीय मुसलमान को भ्रमात्मक स्थितियों से उबार कर उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिए। हिंदू सिख सांप्रदायिकता। सिख धर्म का विकास हिंदुस्तान में हिंदू रूढ़िवादिता के विरुद्ध एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। 20वीं शताब्दी में कुछ युवा सिखों ने सिख महंतों के आधिपत्य के विरुद्ध अकाली आंदोलन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सन 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जन्म हुआ।
अन्य धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में निरंकारी समूह का उदय हुआ। आपसी तनाव और विवाद के फलस्वरूप 1973 में मास्टर तारा सिंह और जरनैल सिंह भिंडरवाले के प्रभाव में सिखों ने एक पृथक स्वायत्त शासी पंजाब की मांग रखी। इस प्रकार एक उग्रवादी, अलगाववादी, हिंसात्मक खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर के माध्यम से पंजाब आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया। इसी बीच इंदिरा गांधी की हत्या और हिंदू सिख दंगों ने धार्मिक विसमरसता की भावनाओं को विस्तारित किया है। वर्तमान में हिंदू सिख सौहार्द स्थापित है और कश्मीर में रही आतंकवादी प्रक्रियाओं के दोनों समुदाय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। हिंदू ईसाई सांप्रदायिकता। भारतीय समाज का पश्चिमी सभ्यता से संपर्क ब्रिटिश साम्राज्यवाद के परिणामस्वरूप भारत में ईसाई मिशनरीज और निम्न जातियों व जनजातियों को धर्म परिवर्तन, बौद्ध तेप वदत्व के लिए प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ। इस प्रलोभनवादी कृत्यों का हिंदू कट्टरवादी संगठनों द्वारा विरोध हिंदू ईसाई विसमरसता का प्रमुख कारण कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई पादरी स्ट्रैस की उड़ीसा में हत्या, चर्चा में आगजनी की घटनाओं ने जहां ईसाई अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावनाएं पैदा की हैं, वही दूसरी ओर जनजातियों को प्रलोभन देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मुद्दे ने हिंदू ईसाई विद्वेष को बढ़ावा दिया है। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन भारतीय चर्चों के राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय चर्च वेटिकन से घनिष्ठ भावनात्मक संबंधों द्वारा जुड़े हैं। भारतीय ईसाइयों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर उन्हें इसके लिए तैयार किया जा सकता है। इस हेतु धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संरचनात्मक और बौद्धिक परिवर्तन की आवश्यकता है। सांप्रदायिकता निवारण के लिए किए गए प्रयत्न और सुझाव। सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श और शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि देश की प्रशासनिक इकाइयों को सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया, अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं के निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए और सांप्रदायिकता तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। अधिकारियों को प्रशासकीय कार्य और दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जब राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप कम से कम हो। सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए। विभिन्न संप्रदाय के त्योहारों और उत्सवों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और उन्हें परस्पर संपर्क में आने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकेंगे, पारस्परिक सद्भाव पैदा होगा और शांति बनी रहेगी। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों की प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। किसी भी राजनीतिक दल संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा और वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।
ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के संगठनों के निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जानी चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो परस्पर सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र और एकीकरण को बढ़ावा दे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाओं के मध्य रहता है। साधारण जनता जो कि अभावों के बीच पलती है, विविध प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रीय आय और साधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाना चाहिए, अधिकतम लोगों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शोषण और एकाधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाए। उन्हें शिक्षा देने, नौकरी और व्यवसाय करने की पूर्ण सुविधाएं दी जाएं। उनकी बेकारी और निर्धनता की समस्या को हल किया जाए। सामाजिक तत्वों और राजनीतिक स्वार्थी समूहों से सख्ती के साथ निपटा जाए। संपूर्ण देशवासियों के लिए सामाजिक विधान बनाए जिससे पारस्परिक भेदभाव समाप्त होगा और एकता को बल मिलेगा। सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े गए चुनावों को अवैध घोषित किया जाए। लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान किया जा सकता है, अतः उन्हें शिक्षित कर राष्ट्रीय हितों और सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। वे अपने संगठन बनाकर हिंदू मुस्लिम बस्तियों में सद्भाव और सहयोग पैदा करने का कार्य कर सकती हैं। गांधी जी और विनोबा जी ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया है, जो विभिन्न स्थानों पर शांति कायम करके दंगों का दमन करने, पारस्परिक एकता, विश्वास और मैत्री पैदा करने का कार्य करेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया है। इससे प्रेम, सद्भाव, मैत्री और विश्वास पैदा होगा। अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएगी, क्योंकि सभी एक विशाल भारत के अंग है और किसी के लिए भी विशेष सुविधाएं जुटाना उपयुक्त नहीं है। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में हुए दंगों का एक कारण अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं हैं। सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का प्रचार किया जाना चाहिए। आज ऐसे सत्साहित्य की बहुत आवश्यकता है जो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच व्याप्त घृणा, बैर, विरोध और विद्वेष को समाप्त कर प्रेम, मैत्री और एकता का पाठ पढ़ाए। राष्ट्रीय एकता परिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है, जिसमें मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई। इससे पूर्व NIC की 15वीं बैठक 10 सितंबर 2011 को संपन्न हुई थी। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उनमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव जागे और वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठे। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब व्यक्तियों का समाजीकरण प्रारंभ से ही इस प्रकार से हो कि वे अपने आप को भारत राष्ट्र का योग्य नागरिक बना सके। इस प्रकार से सांप्रदायिकता को हमने ख़त्म कर लिया। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक शब्द है। सरल शब्दों में इसे रिश्वत का कार्य कहा जा सकता है। इसे निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें कानून तोड़ना शामिल है या जिससे समाज के मानदंडों का विचलन हुआ हो, कहा जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक ऐसी व्यवस्था में पनपती है जहां आर्थिक संसाधनों से संपन्न और सशक्त वर्ग के लोग काम करते हैं, जो कानूनी और नैतिक नियम आदर्शों के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वर्ग में नौकरशाही, राजसत्ता
और उद्योग से जुड़े लोग आते हैं। उपहार, सुविधा शुल्क, पैसे आदि से सशक्त वर्ग से संपर्क करने का प्रयास भी रिश्वतखोरी का एक रूप है, जो अंग्रेज़ों के समय से ही चलता रहा है। तब इसका स्वरूप छोटा था और अब राज्य सत्ता शक्तिशाली वर्ग के कार्यों और निर्णयकारी क्षेत्रों में विस्तार होने से रिश्वतखोरी के स्वरूप में भी फैलाव आया है। यह स्थिति बतलाती है कि ज़्यादातर संस्थाएं, नियमों और संगठनों ने इस तत्वों पर काबू पाने की प्रक्रिया और प्रयास ढीले पड़ते जा रहे हैं या फिर ठीक से विकसित नहीं हो पा रहे। आज भारत में भ्रष्टाचार का सांस्थीकरण हो चुका है। भ्रष्टाचार ऐतिहासिक परिदृश्य किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी कोई नई अवधारणा नहीं है। सदियों पूर्व हिंदू विधि के प्रवर्तक महर्षि मनु ने मनु संहिता में तत्कालीन समाज में व्याप्त घूसखोरी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। अन्य अनेक ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में भी भ्रष्टाचार का उल्लेख देखा जा सकता है। जर्मनी की एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो दुनिया के प्रमुख देशों में भ्रष्टाचार का सूचकांक तैयार करती है, 133 देशों के लिए भ्रष्टाचार सूचकांक तैयार किया है। भारत इसमें 83वें स्थान पर है और इस सूची में फिनलैंड को सबसे कम भ्रष्ट देश प्रदर्शित किया गया है। भारत में भ्रष्टाचार मूलतः 1950 के दशक की एक अनहोनी शुरुआत है। 1957 के मुंदड़ा कांड की भारतीय गणतंत्र का पहला घोटाला माना जाता है, जिसमें राजनीति और किसी पूंजीपति के बीच अपवित्र गठजोड़ बना था। इसका भंडाफोड़ फिरोज गांधी ने किया था। काफ़ी लंबी बहस के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी को इस्तीफा दिलाकर सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। पंडित नेहरू के समय में ऐसे करीब 4 मामले प्रकाश में आए। 1949 में 216 करोड़ रुपए का जीप घोटाला ऐसा पहला मामला था। इसमें ब्रिटेन स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त कृष्ण मेनन का नाम उछला था। दूसरा मामला 1956 का सिराजुद्दीन प्रकरण था, जिसमें नेहरू मंत्रिमंडल के खान और ऊर्जा मंत्री के.डी. मालवीय पर गंभीर आरोप लगे थे। तीसरा प्रकरण जहाज रानी उद्योगपति धर्म तेजा का था, जिन्हें 1960 में पंडित नेहरू ने बिना किसी जांच पड़ताल के 20 करोड़ रुपए का ऋण दिलवाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का मामला 1964 में उठा। उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार वालों के लिए भारी संपत्ति अर्जित करने का मामला था। मामले की जांच के लिए एस.आर. दास आयोग गठित किया गया था। 1962 में कृष्ण मेनन पर 2000 जीपों की खरीद में घूस खाने का आरोप था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 20 करोड़ रुपए के QOIL कंपनी के साथ का विवादास्पद सौदा, 60 लाख रुपए का नागरवाला मामला, मारुति उद्योग घोटाला, HBW पनडुब्बी का घोटाला इत्यादि उद्घाटित होते थे। 1980 का कुआं तेल कांड और खाद्य कारखाना की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि 1982 में अंतुले प्रकरण ने भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल प्रस्तुत कर दी। राजीव गांधी के समय का बोफोर्स प्रकरण का उठना, इसके बाद से एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर बहस छिड़ी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित होता गया। 1990 के दशक में शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, चारा घोटाला, हवाला प्रकरण, आवास जैसे अनेक घोटाले हुए। तहलका प्रकरण ने भ्रष्टाचार को नए तरीके से उजागर किया। हाल ही में इसी प्रकार से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार में मध्य वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मध्य वर्ग एक ओर तो भ्रष्टाचार से बुरी तरह पीड़ित होकर उसका विरोध करता है, दूसरी ओर भ्रष्ट तंत्र में सहभागी भी बनता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मध्यम वर्ग राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोधी जरूर है, पर विरोध की आड़ में वह भ्रष्टाचार में अपनी हिस्सेदारी को छिपाना चाहता है। सेंटर फॉर मीडिया ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 48% लोगों ने स्वीकार किया कि हम घूस देते हैं। इस
मध्य वर्ग में प्रशासक भी शामिल हैं और नौकरशाह भी। मध्य वर्ग के मानस में एक भावना घर करती जा रही है। देश के ऊपरी तबके में जब इतना भ्रष्टाचार है तो हमारा भ्रष्टाचार समुद्र में बूंद की तरह है। देश भर में 50% बिजली की चोरी मध्य वर्ग करता है। इसी तरह मध्य वर्ग की आबादी करीब 10 करोड़ है, पर इसमें से 1 करोड़ से भी कम लोग आय कर देते हैं। कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, यह बात बिल्कुल बेईमानी है। राजनीतिक प्रशासक को ज़्यादा भ्रष्ट बताते हैं और प्रशासक उद्योगपति को। सच ये है कि ये सभी एक ही वर्ग में आते हैं और वह है शासक वर्ग। अब तय हो चुका है कि हमारी राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है। राजनीति और भ्रष्टाचार का गहरा गठजोड़ बन गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने जनवरी और फरवरी 2008 में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों के लगभग 200 नामों को सार्वजनिक कर देने के लिए वेबसाइट पर डाल दिया, जिनमें से भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवा अधिकारी 107, राजस्व सेवा अधिकारी 77 और वन सेवा अधिकारी 23 थे। इसके अलावा सतर्कता आयुक्त ने एक और हवाला कांड में ग्रस्त राजनीतिक नेताओं के जो केस अदालतों द्वारा सब निरस्त कर दिए गए थे, पुनः जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिए। दूसरी ओर रक्षा सौदों की जांच का काम भी हाथ में ले लिया। भ्रष्टाचार पर आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम भ्रष्टाचार के कारणों की और भ्रष्टाचार के प्रभाव और भ्रष्टाचार के नियंत्रण संबंधी कानून के बारे में चर्चा करेंगे। और कामटेरिया को बराबर देखते रहें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये लेक्चर आपको कैसा लगता है। कामटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट कंसर्न्ड PDF होगी जो कि लेक्चर से रिलेटेड होती है, उसको डाउनलोड करके पढ़ना ना भूलें। कामटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। यूट्यूब पर कामटेरिया पूर्णतः निःशुल्क है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कामटेरिया को शेयर कीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कामटेरिया। धन्यवाद। कामटेरिया के लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।